नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस चैनल पे आपको क्लास 8 से लेकर 12 तक की जो NCERT है, मैथमेटिक्स और साइंस, वो पूरी आपको सॉल्व करवाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको आप इसको चैनल को शेयर करें। और हमने क्लास 10th के 5 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, उनके उदाहरण और प्रत्येक क्वेश्चन अपने सोल्व करवा दिया है। चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आप उनको देख सकते हैं। सभी वीडियो है वो एक स्थान पे आपको मिल जाएंगे। आज अपन क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है, त्रिभुज ट्रायंगल, उसका अपन अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 6.1 भी कवर करेंगे और जो थेल्स प्रमेय है उसको भी अपन कवर करने की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, ट्रायंगल है वो ये लगभग 4-5 नंबर का चैप्टर है। इसके ऊपर 4-5 नंबर के क्वेश्चन है इस चैप्टर से आते हैं। तो विद्यार्थी इसको क्या स्किप करते हैं हार्ड समझ के। ये हार्ड नहीं है, आसान टॉपिक ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं त्रिभुज की जो परिभाषा है। त्रिभुज की जो परिभाषा क्या होती है कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो ट्रायंगल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये हमारे यहाँ हम अपन इसके अंदर जो समरूप है ट्रायंगल है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। थेल्स प्रमेय है उसका अध्ययन करेंगे, उससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर। और एक क्वेश्चन है वो छोटा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पुट होंगे। जो आपको ये दिखाई दे रहा है 6.1 एक्सरसाइज, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर के पुट यहाँ पे हो जाएंगे आपके। तो देखो, परिभाषा है 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के अंदर 3 रेखाएं होती है और 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं। इसके टाइप्स हैं वो कोण के आधार पर अलग हैं और भुजाओं के आधार पर अलग हैं, जैसे समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और समकोण त्रिभुज होता है। इस प्रकार ये त्रिभुज के प्रकार हैं वो अपन आगे देखिए। अब अपन इसके अंदर पढ़ते हैं कि समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं। तो समरूप जो आकृतियां हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की आकृति होती हैं जिनके क्या होते हैं? रूप समान हो। वो आकृतियां जिनके सिर्फ क्या हो? रूप समान हो, यानी वो पूरी है, एक आकृति दूसरी आकृति के बराबर ना हो, कंप्लीट उसके बराबर ना हो, उसके रूप समान हो। देखो, इसमें क्या शर्त होती है कि जब 2 आकृतियां हैं वो समरूप कब होंगी? भुजाओं की संख्या समान वाले 2 बहुभुज के अंदर सारी आकृतियां आ जाती है। जैसे ट्रायंगल है, चतुर्भुज है, पंचभुज है। इस प्रकार 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, तो इसके अंदर 2 बातें आपको याद रखनी है। यदि उनके संगत कोण बराबर हो, और सेकंड है उन आकृतियों की उनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो क्या होना चाहिए? उनके जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, और दूसरा है उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। तभी वो दोनों आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृति कहलाती है। यदि कोण उनमें नहीं है तो उनकी भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। तो देखो, कौन कौन सी आकृतियां होती है जो क्या होती है? समरूप होती है। एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम के अंदर संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं हैं वो पूरी समान होनी चाहिए, वो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। समरूप के अंदर उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल लें तो जो सभी वर्त हैं, तो वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे अपन ने एक वर्त बनाया इस प्रकार और इसकी त्रिज्या अपन ने ले ली 2 सेंटीमीटर, और दूसरा अपन ने एक त्रिभुज बनाया बड़ा इस प्रकार जिसकी त्रिज्या अपन ने 5 सेंटीमीटर ले ली इस प्रकार। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका अपन ए पॉइंट मान ले, ये बी पॉइंट। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर एक ही डाटा है, तो ये दोनों डाटा आपस में क्या होंगे? समान अनुपात में होंगे। इसके आप परिधि का अनुपात निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? बराबर आएगा।
तो इस प्रकार आप जो सभी वर्त होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी प्रकार जो सभी वर्ग है, जैसे आप ने बनाया एक छोटा वर्ग इस प्रकार, इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है और आपको पता है इसका प्रत्येक जो कोण होता है वर्ग का वो 90 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर ये अपने आप ही क्या पहले से ही संगत कोण है वो बराबर होते हैं। और दूसरा अगर आप कोई वर्ग लेते हैं इस प्रकार बड़ा, जिसका प्रत्येक कोण सभी वर्ग का आपको पता है कि कोण तो कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं सारे, तो संगत कोण तो अपने आप ही बराबर हो गए। जैसे ये ए पी सी और डी है और ये पी क्यू आर और एस, तो आपको पता है कि संगत कोण बराबर हैं। और इसकी भुजा अपन ले लें, जैसे 4 सेंटीमीटर अपने भुजा ले तो सारी भुजा 4-4 सेंटीमीटर होंगी। तो जो संगत भुजाएं हैं तो ये 4-4 सेंटीमीटर अपन, अब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात निकालेंगे आप, तो सब में क्या आएगा 1/2 1/2 इस प्रकार प्राप्त होगा। तो इनकी संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हैं और सभी संगत कोण भी क्या है बराबर। तो ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। इसी प्रकार जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी क्या होते हैं, जो सभी समबाहु त्रिभुज हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि उनमें आपको पता है समबाहु त्रिभुज के अंदर जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है और भुजाओं उनमें सभी समान होती है, तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। अब अपन एक इसका डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कौन सी 2 आकृतियां समरूप होंगी, उनमें क्या शर्त है एक्चुअल में। तो देखो इस प्रकार हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC और दूसरा अपन एक ट्रायंगल ले लिया, इसे थोड़ा बड़ा PQR। अब हमें ये दिखाना है ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, समरूप है। तो देखो इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे अपन ने इसका एक कोण ले लिया 70 डिग्री, इसका भी ये कोण कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। और ये कोण अपन ने इसका 30 डिग्री ले लिया, तो ये कोण भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। ये कोण अपन ने इसका 80 डिग्री, तो ये कोण भी 80 डिग्री होना चाहिए। फिर संगत कोण बराबर हो गए। अब अपन इसकी भुजाओं का अनुपात वो भी हमें संभाल लेना होगा। जैसे अपन ने ले लिया ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो अपन इसका जो अनुपात है भुजाओं का वो समान रहना चाहिए। तो अपन इसका 3 गुना, तो 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। अब आप देख सकते हैं कि इन भुजाओं का जो अनुपात है AB बटा PQ करेंगे तो 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा और ये भी 1/3 आएगा। तो इसको लिखते कैसे अपन, ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के। इसके अंदर जो क्रम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके अंदर देखो ये एक कोण है वो P के संगत है, तो जो एक कोण है वो P के संगत होना चाहिए, B कोण है वो Q के संगत और C कोण है वो R के संगत, क्योंकि ये संगत कोण बराबर है। इसके अंदर भुजाओं का अनुपात भी अपन इसी तरह देखते हैं, AB का है वो PQ के समान होना चाहिए, तो AB का है वो PQ के समान अनुपात में होना चाहिए। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या है, क्रम का भी विशेष हमें ध्यान रखना है। अब अपन एक्सरसाइज जो 6.1 है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन के जो अपन ने पढ़ा है उसके आधार पर है। तो देखो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कि सभी वर्त होते हैं, इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखे, सर्वांगसम या समरूप। तो जो सभी वर्त होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ना कि सर्वांगसम। सेकंड है इसके अंदर कि सभी वर्ग होते हैं, तो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सेकंड में भी क्या आएगा, समरूप। सभी, फिर इसमें खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो अपन ने पढ़ा अभी कि जो समबाहु त्रिभुज है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि उनके संगत कोण तो वैसे बराबर होते हैं 60 डिग्री के, और एक ही भुजा होती है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में, यानी समान अनुपात में हो। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हमें ऐसे 2 उदाहरण देने हैं इसके, जो आकृतियां समरूप आकृतियां हो दोनों। तो अपन इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। समरूप आकृतियां अभी अपने पढ़ा है कि जो सभी वर्त होते हैं, ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं समबाहु त्रिभुज सभी और सभी वर्ग हो गए। इस प्रकार आप समरूप आकृतियों के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो नहीं वाले लिख सकते हैं इसके अंदर।
इसके अंदर आप लिख सकते हैं फर्स्ट, जैसे आयत, सभी आयत। अब आयत, अब उसके अंदर क्या है, दो अलग अलग डाटा है, तो सभी आयत तो समरूप नहीं होते। सेकंड अपन इसके अंदर ले लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज। जब तक हमें डाटा नहीं दे रखे होंगे अपन ये नहीं बता सकते कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप है या नहीं। तो विषमबाहु त्रिभुज इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इस प्रकार। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं दो आकृतियां, एक में दे रखा है आपको समचतुर्भुज और दूसरे में दे रखा आपको एक वर्ग। तो हमें पूछा है कि ये क्या दोनों जो चतुर्भुज हैं वो समरूप हैं। तो अपन ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे तो कोण है सभी 90 डिग्री के हैं, जबकि यहाँ पे कोणों का हमें नहीं पता कि ये कितने डिग्री के हैं। तो इसमें जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। भुजाओं का अनुपात है वो इसके अंदर समान है, लेकिन इनमें संगत कोण बराबर नहीं है। तो अपन इसके अंदर लिख देंगे कि संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो इस प्रकार अपन की जो थेल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जिसको कहते हैं अपन, उसको अपन प्रूव करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसको अपन प्रूव करेंगे। तो देखो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अगर अपन को रेखा खींचे और वो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर अलग अलग प्रतिच्छेद करे, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। वो रेखा है वो समान अनुपात में उन दोनों को विभाजित करती है। जैसे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और इससे बीसी के समानांतर अपन ने एक रेखा खींची डी। तो ये जो डी है, तो इसके जो ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी एडी और डीबी का जो अनुपात है वही अनुपात ए और इसी का होगा। ये अपन इसके अंदर प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसके अंदर, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दिया हुआ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो अपन लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है दिया हुआ। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और उसके अंदर डीई, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है अपन वही लिखेंगे, डीई समानांतर है बीसी के, ये हमें गिवन है इसके अंदर। और सेकंड अपन हमें सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, प्रूव क्या करना है। तो हमें देखो इसके अंदर सिद्ध करना है इन दोनों भुजाओं का अनुपात, यानी जो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। ये इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। फिर अपन इसके अंदर एक रचना करेंगे, क्योंकि अपन इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। रचना अपन इसके अंदर करेंगे कि अपन बिंदु बी को तो अपन ई से तथा जो बिंदु सी है सी को डी से मिलाया। तो पहला काम तो अपन ने ये किया। फिर अपन ने बिंदु था, अपन ने इस बिंदु डी से यहाँ पे ए सी पर अपन इसके अंदर डीएम अपन एक लंब खींचेंगे और ए सी रेखा पर, वह सेकंड इसके अंदर ई एन एक लंब खींचेंगे और वो खींचेंगे ए बी पर। यानी जो हमें लंब दूरी की यहाँ पे आवश्यकता होगी, तो अपन इस रचना को यहाँ पे बनाते हैं। तो इस बिंदु को अपन बी को तो मिलाया अपन ने इससे और डी को मिलाया अपन ने सी से, ये अपन ने इसके अंदर रचना की। फिर अपन ने यहाँ से बिंदु डी से इसके ऊपर डीएम लंब डाला, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। ये लंब होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से अपन ई एन लंब डालेंगे इस प्रकार, ये भी 90 डिग्री का होगा। इसको एम बिंदु, इसको अपन एम पॉइंट दे देंगे और इसको एन पॉइंट दे देंगे। इस प्रकार ये ट्रायंगल हमारा कंप्लीट होगा। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखो इसके अंदर एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल ए डी ई। तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका
उत्पत्ति। तो सबसे पहले अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो हमें पता है एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसके अंदर अपन लेंगे AD। तो जब अपन इसका आधार लेंगे AD तो इसका जो लंब है वो हो जाएगा EN, क्योंकि जो लंबवत दूरी है हमें उसकी आवश्यकता होगी। तो ये लंबवत दूरी होगी इसकी ऊंचाई EN। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और आधार अपन ने लिया, आधार गुणा ऊंचाई होता है तो आधार AD ले लिया अपन ने, और इसकी जो लंब दूरी है यानी जो ऊंचाई है ये अपन इस आधार पर ये इसकी ऊंचाई होगी EN, तो गुणा हो जाएगा EN। फिर अपन ने ट्राइंगल जो इसके अंदर है BDE, इसका अपन ने एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ BDE वो हो जाएगा 1/2 गुणा, यहाँ पे इसका आधार ले लेंगे अपन DB और गुणा। अब देखो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, तो देखो इस प्रकार ये आधार है और ये इसका देखो ट्राइंगल इस प्रकार है, ये इस प्रकार। तो अपन देखते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ पे ऊंचाई ये होगी लंबवत दूरी, तो ऊंचाई इसकी क्या होगी EN। तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी EN हो जाएगी। अब अपन इन दोनों का अनुपात फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसको अपन इस प्रकार लिख लेंगे, अपन इसको छोड़ लेंगे। इन दोनों का अनुपात अपन फाइंड करेंगे ADE बटा एरिया ऑफ BDE, यानी इक्वेशन इसको अपन दे सकते हैं, इक्वेशन 1 को अपन इक्वेशन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2 और ये आएगा 1/2 DB और गुणा EN। तो EN से EN कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो इसका मान आया हमारे पास AD बटा DB। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब इसी प्रकार यही प्रोसेस अपन वापस दोबारा करेंगे। अपन AD का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इस बार अपन बेस लेंगे AE, क्योंकि हमें अलग अलग इसको ज्ञात करना है। तो अपन ले लेंगे एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2। इस बार अपन क्या करेंगे, आधार लेंगे AE, क्योंकि ये भी इस ट्राइंगल के अंदर ही है। तो इसका आधार अपन अगर AE लेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो होगी DM, क्योंकि अपन ऊंचाई अपन इस बार आधार के हिसाब से लेंगे तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी DM। तो AE इसका आधार ले लिया, ये हो जाएगी DM। फिर अपन ने इसके अंदर जो है ट्राइंगल दे रखा है CDE, ये जो ट्राइंगल है यहाँ से लेके ये जो लंब वाला, इसका अपन ने एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ CDE ये हो जाएगा 1/2 और इसका अपन बेस ले लेंगे EC, क्योंकि हमें इन्हीं भुजाओं की आवश्यकता है तो अपन इसको इसी प्रकार सोल्व करेंगे। तो इसका आधार ले लेंगे अपन ये, तो इसकी जो ऊंचाई है, लंबवत जो ऊंचाई है ये होगी, क्योंकि अगर ट्राइंगल आपके पास इस तरह बन रहा है, कोई ट्राइंगल आपके पास है अगर इस तरह बन रहा है और हमें इसकी ऊंचाई की आवश्यकता होगी, तो ये पॉइंट अगर बाहर भी है तो इसकी ऊंचाई अपन यही लेंगे बाहर वाली, और इसका आधार अगर अपन ये ले रहे हैं तो इसकी ऊंचाई अपन ये लेंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर ऐसी कंडीशन है, तो इसका आधार अपन ले लेंगे EC और इसकी ऊंचाई हो जाएगी DM। अब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ADE और बटा एरिया ऑफ CDE। इस इक्वेशन को अपन इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1/2 AE और DM बटा 1/2 EC और DM। तो यहाँ से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2। तो इसका मान आएगा आपके पास AE बटा EC। यह होगी इक्वेशन नंबर 2। अब अपन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी, जो क्लास 9th के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, इस प्रकार ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने जो ट्रायंगल होते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन ने यहाँ पे लिखेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इस थ्योरम से जो BDE है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों एक ही बेस पे बने हुए हैं। BDE
और CDE। तो ये दोनों ट्रायंगलों का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार लिख लेंगे, एरिया ऑफ PDE बराबर एरिया ऑफ CDE। इसका कारण अपन यहाँ लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ये इसका कारण हो गया, यानी एक थ्योरम ही हो गई एक प्रकार से। अब अपने ये जो मान है ये रिप्लेस करेंगे अपनी जो समीकरण नंबर 2 है उसके अंदर। यहाँ BD है और उसको CD से अपन रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जो CD है इसके स्थान पर अपन लिख देंगे BDE। तो ये मान जो है हमारे पास है, इसको समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर CD के स्थान पर अपन रख देंगे BDE। तो ये इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो इक्वेशन आएगी थर्ड वो उनका बायां भाग बराबर हो जाएगा, तो उनका दायां भाग भी अपन बराबर कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे CD के स्थान पर। तो एरिया ऑफ ADE और बटा एरिया ऑफ कि CD के स्थान पर अपन लिख रहे हैं यहाँ से BDE। आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, जो BD है उसके स्थान पर CD रख दे, एक ही बात हो। तो ये हो जाएगा AE बराबर AE बटा EC। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आप ध्यान से देखें। इक्वेशन नंबर 1 और 3 इनके बाएं पक्ष है वो बराबर है, तो इनका दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 व 3 से AD बटा DB और बराबर AE बटा EC। यही हमें प्रूव करना था, इसको अपन लिख देंगे इतनी सीधा। इस प्रकार आप इस थ्योरम को सोल्व करेंगे। इसका जो रिवर्स है यानी जो इसका विलोम है वो भी सत्य है। अगर एक रेखा अपन ऐसे खींचे तो इनको दो समान अनुपात में विभाजित करें तो ये रेखा इसके क्या होगी, समानांतर। वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारी प्रमेय है 6.2, ये 6.1 का प्रमेय, उसके अंदर अपन इसको सोल्व करेंगे, इसका रिवर्स भी। तो इसको अपन इस प्रकार सोल्व करेंगे।